Guys, welcome back to A is Enough and you are watching Economics with A। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ जो हमारी है वो अभी तक हम आईएससी सिलेबस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसके आगे अब हम सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच से, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से। ऑर्डिनल यूटिलिटी में आपको बता दूं, ऑर्डिनल का मतलब ये होता है रैंक वाइज। यहाँ पर हम दो कमोडिटीज़ को लेंगे और उस हिसाब से उनकी रैंकिंग करेंगे कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, किसको कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है। ऑर्डिनल का मतलब ये होता है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में भी सिर्फ यही है, आपको दो कमोडिटीज़ को रैंक के हिसाब से आपको उन्हें परचेज करना है, कौन कितनी सेटिस्फैक्शन आपको देगा। और इसमें इंडिफरेंस कर्व जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंडिफरेंस कर्व पढ़ने से पहले इंडिफरेंस कर्व टेबल आप एक बार देख लो। जैसे मैंने आपको बोला, उसमें दो कमोडिटीज़ को हम देखते हैं और उस हिसाब से उनको रैंक करते हैं कि किसकी कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है। यहाँ पर हमने पहला लिया है फूड, दूसरा लिया है क्लोथिंग। अब कॉम्बिनेशन ए जो है वहाँ पर 1 यूनिट फूड की और 10 यूनिट क्लोथिंग की, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो कॉम्बिनेशन लिया वहाँ पर हमने 2 यूनिट फूड्स की ले ली और 7 यूनिट क्लोथिंग की ले ली। यहाँ पे क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन है ना टोटल वो सेम ही रहेगा, इसलिए क्या होगा, अगर आपको एक यूनिट को बढ़ाना है तो आपको दूसरी यूनिट को है जो वो घटाना होगा, और इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये देखो 3:1 का मतलब क्या है कि 1 यूनिट फूड की बढ़ाने के लिए आपको 3 यूनिट क्लोथिंग की घटानी पड़ी। थर्ड कॉम्बिनेशन जैसे देखो 3 और 5। अब यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट आपने फूड की बढ़ाई, लेकिन आपने जो क्लोथिंग है वो 2 यूनिट घटा दी। फिर 4 और 4, यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट आपने बढ़ाई फूड की और 1 ही यूनिट आपको क्लोथिंग की घटानी पड़ी। इसको आप कर्व से देखो, तो ये आपने पिछली टेबल का ये उसका कर्व है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी और डी। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। जहाँ पर 3:1 था, यहाँ पर 2:1, यहाँ पर 1:1। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। बाकी क्या प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व की वो हम आप देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की है, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोप उसकी क्यों होती है, क्योंकि आपने पिछले टेबल में देखा था 1 यूनिट फूड की बढ़ाने के लिए आपको क्लोथिंग की जो यूनिट्स थी वो घटानी पड़ती है। अब अगर आप एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा, उस वजह से आपकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगी लेफ्ट टू द राइट डायरेक्शन में। सेकेंड है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये क्यों होता है, जैसा आपने पिछली टेबल में देखा होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था वो डिक्रीज कर रहा था हर एक कॉम्बिनेशन के साथ। इस वजह से क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ से। थर्ड प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंसेस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। अब अगर कोई इंडिफरेंस कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट होगा, जैसे हमने आप डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे कोरिलेट करो, अगर जो शिफ्ट आया है इंडिफरेंस कर्व में, वहाँ पे क्या होगा, हर एक पॉइंट में ज़्यादा फूड और ज़्यादा क्लोथिंग होगी, तो डेफिनेटली ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। और फोर्थ ये है टू इंडिफरेंसेस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या होता है कि एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक गिवन सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन है उसमें कांस्टेंट होता है। फिर आप फूड घटाओ क्लोथिंग बढ़ाओ, ऐसे जो आपकी मर्जी है वो करो, लेकिन सिर्फ सेटिस्फैक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई हायर इंडिफरेंस कर्व होता है जिसमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, तो अब जब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है भाई, तो इंटरसेक्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन एक इंडिफरेंस कर्व में तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इंडिफरेंस कर्व के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनल यूटिलिटी में वो है आपकी बजट लाइन। तो अब इस ग्राफ को आप एक बार बस देख लो, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग और एक्स एक्सिस पे दिख रहा होगा यूनिट्स ऑफ फूड। तो अब बजट लाइन होती क्या है, बजट लाइन होती है एक कंज्यूमर का एक जो बजट होता है। मान लीजिए उसने एक बजट जो है वो एक कांस्टेंट बजट रख दिया 40 रुपये का, वो उस 40 रुपये से कौन सी कमोडिटी को कितना खरीद सकता है, वो उसकी बजट लाइन बनती है। उससे बजट लाइन नेगेटिवली स्लोपिंग होती है, जैसे आपने देखा नेगेटिवली स्लोपिंग थी। सेकेंड, जो स्लोप होती है बजट लाइन की वो इक्वल होती है आपकी जो दो कमोडिटीज़ थे उनके प्राइस रेशियो की। यानी कि जो स्लोप थी उस बजट लाइन की वो थी Px/Py और नेगेटिव साइन आगे से, वो उसकी स्लोप थी, क्योंकि नेगेटिव स्लोपिंग है तो नेगेटिव होगी ना स्लोप। लेकिन प्राइस रेशियो x और y का उसकी स्लोप होती है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एज वी एज्यूम गिवन प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज़ व्हाइल ड्राइंग इट।
स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं क्योंकि हमें एज्यूम खुद करनी होती है प्राइस दोनों कमोडिटीज़ की, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है, बेकार प्रॉपर्टी है। एजम्पशन क्या है इसके, इनकम इज़ फिक्स्ड, इनकम इज़ फिक्स्ड यानी कि जो बजट है वो फिक्स्ड है, 40 रुपये है तो 40 ही रहेगा, उसी के हिसाब से बजट लाइन बनेगी, वो फिक्स्ड रहेगा। सेकेंड है प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज़ इज़ गिवन, अब क्योंकि हम खुद ही एज्यूम कर रहे हैं तो भाई गिवन तो होगी ही, तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो आप सीधे चलते हैं, आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखते हैं। तो दोस्तों ये रही ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कंडीशंस इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो अब ये दोनों जो कंडीशंस हैं इनको ज़्यादा सर पैर है नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चीज़ों के लिए है नहीं, तो आप सीधे सीधे रट लो इसको। ये चीज़ ही है ही ऐसी कि आपको इसे सिर्फ रटना है, बाकी आप समझना है, आपको आप कर्व के साथ समझेंगे जो हम इसके आगे चलेंगे। अभी इसको सिर्फ ऐसे देखो, MRS/XY यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो हम देख रहे थे वो होना चाहिए PX/PY के, ठीक है, प्राइस रेशियो X और Y का जो दो कमोडिटीज थी उनके। सेकेंड है इनडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो इनडिफरेंस कर्व आप बनाओ वो कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन की तरफ से, ठीक है ना, जो हम जैसे हमने देखा ही अभी ग्राफ कर्व में वैसा। सीधे चलते हैं ग्राफ की तरफ क्योंकि वहाँ समझ में आएगा अच्छे से, ये दो स्टेटमेंट तो आप सीधे सीधे याद ही कर लो बस। तो दोस्तों ये रहा आपका कर्व जो दिखाएगा इक्विलिब्रियम को। अब ये इतने अच्छे से बना नहीं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप ऐसे समझ लो। अब देखो ये जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही क्यों बना वो देखो। अब IC1 का ये पॉइंट है, IC2 आप देखो तो बजट लाइन पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा IC2 का कर्व, और IC3 जो है वो बजट लाइन से नीचे है, यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड, आपका बजट जो है वो बच जाएगा लास्ट में, तो इससे भी कोई मतलब है नहीं आपका, आपको पूरा बजट अपना ख़त्म करना ही है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। इसलिए आपका जो IC1 का कर्व है वो अच्छे से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये हमारा इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों कंक्लूजन में ये कहूँगा कि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है CBSE और ISC दोनों के लिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि इसकी वेटेज जो एग्ज़ाम में होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मार्क्स का इससे आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, और इसके जो ग्राफ्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करो क्योंकि वो काफ़ी नीट एंड क्लीन बनने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और सीधे एग्ज़ाम में जाके बनाओगे तो यार काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा, इसलिए घर में बैठ के प्रैक्टिस करा करो अच्छे से ग्राफ्स की। और यार अब तो CBSE सिलेबस भी इसमें जुड़ चुका है, तो क्या पता थोड़ी रीच बढ़ जाए हमारे यूट्यूब चैनल की,